नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 15वां लेसन हमारे चारों ओर वायु। देखिए, हम वायु को देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव हम बार बार कर सकते हैं। जैसे पेड़ों की पत्तियां हिलती रहती हैं, सूखते हुए कपड़े हिलते रहते हैं, खुली पड़ी पुस्तक के पृष्ठ हिलते रहते हैं, पत्ते उड़ते रहते हैं। और जब तूफ़ान तेज़ होता है तो वायु तेज़ गति से हमें उन पेड़ों को हिलते हुए या उखाड़ते हुए दिख जाती है और छतों के ऊपरी हिस्सों से टेड़ों को भी उड़ा कर ले जाती है। इसी प्रकार बच्चे हैं वो फिरकी बनाकर चलाते रहते हैं। ये सब क्या बताते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। ठीक है, पतंग उड़ाना भी वायु के कारण ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार वायु दिशा मापने वाला जो वात सूचक है वो भी हमें दिशा बताता है। इससे पता चलता है कि उसके चारों ओर वायु है जो वायु के चलने की दिशा बताती है। क्या हमारे चारों ओर हर जगह वायु है? बिल्कुल, हमारे चारों ओर है वो हर जगह वायु है। और इसको एक छोटे से प्रयोग के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, एक बोतल ली गई है, उस बोतल को बिल्कुल उल्टा करके पानी के अंदर डाला गया है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार इसी बोतल को वापस निकाल कर थोड़ा सा तिरछा करके जब पानी के अंदर डाला जाता है तो बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब इसका कारण क्या है कि बोतल के अंदर वायु थी, जब उसको सीधा डाला गया तो वायु को बाहर आने के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन उसी को जब तिरछा करके डाला गया तो उसके अंदर पानी प्रवेश करता है और बाहर वायु आती है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी बोतल है वो वायु से भरी हुई थी, वो खाली नहीं थी, लेकिन तिरछा किया गया तो प्रवेश पानी कर गया अंदर और हवा आ गई बाहर। ठीक है, जो हमें बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है और इसी कारण पानी अंदर भर पाता है। इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। इस वायु का कोई भी रंग नहीं है, यह बिल्कुल पारदर्शी है, इसकी कोई गंध भी नहीं है, अर्थात इसके चारों आर पार देखा जा सकता है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इस परत को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर उठते हैं यह वायु विरल यानी बहुत कम होती चली जाती है। इसलिए जो पर्वतारोही पर्वतों पे जाते हैं वो वायु में ऑक्सीजन जैसे ऊपर जाएंगे वैसे कम हो जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन सांस के लिए ज़रूरी है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। वायु किससे बनी है? देखिए, 18वीं शताब्दी से लोग जानते थे कि वायु केवल एक पदार्थ है, लेकिन बाद के प्रयोगों से पता चला कि वायु एक मिश्रण है, इसमें कई अवयव हैं। अब देखिए वायु के अंदर क्या क्या अवयव है। सबसे पहला अवयव हमें दिया गया है जलवाष्प। ठीक है, देखिए वायु है, उसमें जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल तथा धुएं के कण आदि उपस्थित है। हम एक एक करके देखेंगे ये चीज़ें उपस्थित है। देखिए जलवाष्प। ठीक है, जब वायु किसी भी ठंडी सतह के संपर्क में आती है या ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें हमें पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। इसे पता चलता है कि जलवाष्प वायु में है और प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना जरूरी भी है। दूसरा देखिए, वायु में ऑक्सीजन होती है। देखिए, 2 मोमबत्तियों को जलाकर रखते हैं और एक मोमबत्ती को हम क्या करते हैं? कांच के गिलास से ढक देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जिस मोमबत्ती को हमने कांच के गिलास से ढका है वो तो बुझ जाती है और दूसरी जगती रहती है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का जो घटक मोमबत्ती को जलाने के लिए सहायक है वो सीमित है और मोमबत्ती जलने के कुछ देर बाद बुझ जाती है। जबकि दूसरी मोमबत्ती जो वायु में लगातार जल रही है उसको लगातार क्या मिल रही है? वायु मिल रही है। यानी वायु का वो घटक जो जलने में सहायक है
वो ऑक्सीजन वायु से उस मोमबत्ती को लगातार मिल रहा है। इस प्रकार वायु में क्या है, ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन, क्या वायु में नाइट्रोजन है? बिल्कुल है। देखिए मोमबत्ती जब बुझ जाती है तो वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष बचा रह जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते, यानी वायु का कुछ भाग जलने में सहायक है तो कुछ अवयव ऐसा है जो जलने में सहायक नहीं है। तो वो भाग जो जलने में सहायक नहीं है वो भाग नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, और उसका उपयोग वायुमंडल में या यूँ कहे मोमबत्ती के जलने में नहीं होता। अब देखिए तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु हम कह रहे मिश्रण है, तो उसमें जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और धुआं है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है क्या। देखिए जब बंद कमरे में कोई पदार्थ जल रहा होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई पदार्थ जल रहा होता है तो वहाँ घुटन सी होती है। ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा इकट्ठे कारण होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, लगातार किसी वस्तु के जलने से बनती है और ये इकट्ठी हो जाती है तो कमरे में घुटन होने लगती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा भाग कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसलिए हमें यह सलाह देते हैं कि फसलों के अवशेष और सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर वायु को प्रदूषित कर देती हैं। धूल और धुआं, अब है वायु में धूल और धुआं भी मौजूद है। देखो ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धूल और धुआं बनता है। धुएं में कुछ गैसें सूक्ष्म कण धूल के होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसी कारण क्या है कि कारखाने की चिमनियाँ बहुत लंबी होती हैं जो हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से बहुत दूर ले जाती है। लेकिन ये जो धूल और धुआं है वो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है। यानी हमें तो वो दूर रख रहा है, लेकिन वो उन वायुमंडल में उड़ते हुए पक्षियों को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार वायु में धूल और धूल के कण है वो देखिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। एक छोटे से हम प्रयोग के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा इसको देख भी सकते हैं। हम अपने आप को किसी एक ऐसे अंधेरे कमरे में प्रवेश करवा लें जिसके अंदर दरवाजे से, खिड़की से कोई छेद आ रहा हो। अब इस छेद में से प्रकाश आ रहा हो, ठीक है, अब ये हमें चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। इस चमकते हुए प्रकाश को जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें धूल के कण हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उन सर्दियों में जब पेड़ की पत्तियों को छानकर सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है तो उनके अंदर भी धूल के कण हमें नाचते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इनसे पता चलता है कि वायु में धूल के कण उपस्थित है। और वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि वो कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए जब हम सांस लेते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर लेते हैं, और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती है। यानी हमारे नाक में नमी होती है, वो वायु के अंदर जाने वाले धूल के कणों को रोक लेती है, शुद्ध वायु को ही अंदर जाने देती है। और इसी प्रकार बाल भी उनको रोकने का काम कर देते हैं। तो प्रकृति ने हमारी नाक की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त की है कि हमारे नाक के द्वारा श्वसन सीधा साफ साफ वायु अंदर जाए। इसीलिए हम मुंह से सांस नहीं लेते, क्योंकि मुंह से सांस लेते हैं तो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होंगी, यानी ये प्रदूषित कण नहीं रुक पाएंगे। अतः मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से सांस लेने पे हानिकारक कण है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार देखिए जो यातायात, चौराहे पर जो यातायात कर्मी खड़ा रहता है वो प्राय मास्क का प्रयोग करता है, अपने मुंह को या नाक को ढके रहता है। क्यों? ताकि वो धूल और धूल के कणों से बचा रहे। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण उपस्थित हैं। वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें होती है। यद्यपि वायु की जो संरचना है
वो स्थानीय परिवर्तन के साथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, वास्तव में दोनों गैस मिलकर ही वायु का 99% भाग बनाती है और शेष 1% भाग ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों तथा जलवाष्प का होता है। तो इस प्रकार वायु में ये सब चीज़ें होती है। पहली जानना चाह रही है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित साफ न करें तो धुंधली क्यों हो जाती है? क्योंकि देख लिए वायु में धूल के कण जलवाष्प है, वो सारे वहाँ जम जाते हैं, वो उसे गंदा कर देते हैं। इसी प्रकार वो जो जानना चाहता है कि जब आग लगने की घटना होती है तो जलती वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने के लिए क्यों कहा जाता है? देखो, जब उसके ऊपर कंबल लपेट देते हैं तो उसका संपर्क वायु से टूट जाता है और वायु ही जलाने के लिए सहायक है, इसलिए वो उसको बुझाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। देखिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली रहती है और इसी घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल पानी में रहने वाले जीवों के द्वारा किया जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली रहती है? देखो, जब हम पानी गर्म करते हैं किसी पात्र में तो अगर उसको पेंदे को देखें ढंग से तो उसमें हमें कणिकाएँ दिखाई देती है, छोटे छोटे बुलबुले से दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? वो उसमें उपस्थित वायु या ऑक्सीजन है जो बाहर आती है। इसका मतलब वायु में ऑक्सीजन घुली होती है और इसी का इस्तेमाल जीव जंतु करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ये दिक्कत आती है कि वायु में तो चलो इस प्रकार घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल जीव कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मिट्टी के अंदर जो जीव है वो क्या करते हैं? देखिए, मिट्टी के अंदर भी जो जीव रहते हैं उन जीवों को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार वायु में ऑक्सीजन घुली होती है उसी भांति मिट्टी के अंदर भी कणों में मौजूद ये ऑक्सीजन या वायु होती है। अब इस बात का हमें पता कैसे चले कि मिट्टी में वायु है? देखिए, जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें वायु बाहर आती है और हमें साफ साफ दिखाई देती है। इसी प्रकार सूखी मिट्टी पर अपन पानी डाल के देखें तो वहाँ से भी धूल के कणियाँ वायु बाहर आती दिखाई देती है। इसका मतलब इन सब जगहों पर क्या है? वायु है और इसी वायु को जीव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को वो अंदर और बाहर लाने के लिए जगह पर्याप्त उपलब्ध कर लेते हैं। लेकिन जब बरसात ज़्यादा हो जाती है, इन छिद्रों में, इन मांद में वायु की जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में ये जीव क्या करते हैं? जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो सांस लेने के लिए बाहर आते हैं और यही कारण है कि केंचुए जैसे जीव है वो भारी बरसात के समय हमें ज़मीन पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपनी मांद से बाहर आ जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए वो लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात है कि ऑक्सीजन है वो लगातार इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये समाप्त नहीं हो रही है। तो समाप्त क्यों नहीं रही है? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो वापस प्रतिस्थापित होती रहती है। अब ये प्रतिस्थापित कैसे होती रहती है? देखिए, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप है वो ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। और ये हमेशा ध्यान रखें कि पादप के द्वारा इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन, यानी पौधा श्वसन करेगा तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो वो पादप के द्वारा काम में ली गई श्वसन की ऑक्सीजन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण में उसके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनी रहती है जिसे जंतु श्वसन में ग्रहण करता है। इस प्रकार श्वसन जब जंतु करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा भोजन निर्माण में काम लेता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो पौधे और जंतुओं के द्वारा श्वसन और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जीवन बना हुआ है, इसलिए दोनों का एक दूसरे के लिए जीवन या अस्तित्व जरूरी है। ठीक है,
अब देखिए, हमने देखा कि वायु अवशोषण के लिए ज़रूरी है, तो क्या और भी कार्य में वायु आ सकती है, या वायु जिस प्रकार जीवों के जीवन के लिए ज़रूरी है तो अन्य कार्य के लिए भी आ सकती है क्या? देखिए, वायु का अन्य भी बहुत सा कार्य है। देखिए, पवन चक्की को घुमाने के लिए भी वायु काम आती है, और पवन चक्की है उसके उपयोग से ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने में भी इस्तेमाल होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज़ को चलाने में भी सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में भी सहायता करती है, और जल चक्कर में भी वायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार श्वसन के अलावा भी वायु के बहुत से कार्य हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते चलते इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, वायु की संगठक क्या है? देखो, वायु एक मिश्रण है। इस मिश्रण में 99% मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें पाई जाती है, और शेष 1% मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, धूल के कण है, धुआं है, जलवाष्प आदि उपस्थित होते हैं। दूसरा, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस है वो श्वसन के लिए आवश्यक है। तीसरा, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन के लिए सहायक है? हम 2 मोमबत्ती जलाकर छोड़ते हैं, एक मोमबत्ती को खुली छोड़ देते हैं और दूसरी मोमबत्ती को एक कांच के गिलास से ढक देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही जो मोमबत्ती हमने कांच के गिलास से ढकी है वो बुझ जाती है, जबकि जो मोमबत्ती खुले में पड़ी है उसको पर्याप्त मात्रा में उसे मिल रही है, वो जल रही है। इसका मतलब वायु है वो जलाने में सहायक है, और जो गिलास हमने मोमबत्ती से ढकने में काम ले रखा है उसके अंदर की वायु समाप्त हो गई, इसलिए मोमबत्ती बुझ गई। चौथा प्रश्न है, आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई है? देखिए, वायु जल में घुली हुई है, इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी हम एक बीकर में क्या लेते हैं? जल लेते हैं, उस जल को गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं धीरे धीरे वो गर्म होता है, उसके पेंदे में अपने नीचे पानी के बुलबुले बनते हुए और ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि पानी में घुली हुई वायु के कारण ये बनते हैं। जब पानी गर्म होता है तो पानी में घुली हुई वायु के बुलबुले वो ऊपर और बाहर आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जल के अंदर वायु घुली हुई होती है। पांचवा, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? देखो, रुई है, जब हम उसको जल में डाल देते हैं तो इसमें विद्यमान सारी हवा क्या होती है? बाहर निकल जाती है, और हवा बाहर निकलने से इसकी परतें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, इसलिए रुई का ढेर है वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी हवा है जब तक तो फूला हुआ है, लेकिन जब उसमें जल डाला जाता है तो हवा तो बाहर निकल जाती है, जल प्रवेश कर जाता है, वो उसकी परतों को आपस में चिपका देता है, इसलिए वो हमें सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। और सातवां प्रश्न है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं। ठीक है। आठवां, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वायु के कारण संभव है, श्वसन का होना वायु के कारण संभव है, बादलों का बनना भी वायु के कारण संभव है, किसी चीज़ को जलाना भी वायु के कारण संभव है, और वाष्पोत्सर्जन और संघनन भी वायु के कारण ही संभव हो पाता है। 9वां प्रश्न, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? ये देखो, हमने लास्ट में ही देखा है। देखिए, जंतु है उसको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस श्वसन के माध्यम से जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी प्रकार पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इस प्रकार जंतु के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पादप कर रहा है, पादप द्वारा छोड़ी गई
ऑक्सीजन का इस्तेमाल जंतु कर रहा है। इस प्रकार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों है, उनका गैसों का आदान प्रदान एक दूसरे के लिए सहायता करता है। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त हुआ। आशा हुआ आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।